हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 1 मार्च को गणित का पेपर है। इस पेपर का संपूर्ण हल आप सभी को करा रहे हैं। आप सभी को इस पेपर का पार्ट 2 लाए हैं। ठीक है, पार्ट 2 में क्या करेंगे कि आप सभी को जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उन सभी लॉन्ग क्वेश्चन को आपको कॉपी पे लिख के बताएंगे और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में गणित का कॉपी कैसे लिखें जिससे एग्जामिनर आपका चाह के भी 1 नंबर ना काटे। देखिए, गणित का कॉपी लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, तो वही तरीका भी बताएंगे और साथ में जो पेपर आपको हल करा रहे हैं इसका संपूर्ण हल भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 में इसके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे वो सभी बहुविकल्पी प्रश्न करा चुके हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जाके आप उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो इसका संपूर्ण हल हम लोग करेंगे। देखिए, ये पेपर कुछ निर्देश बताते हैं तो पार्ट 1 में बताए हैं। आप यदि देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से इसके निर्देश को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे आपको सवाल हल कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है आप देख सकते हैं, सभी सवाल को आपको डिटेल में हल करा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप सभी को इसके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल कराने वाला है। तो चलिए पहले इसके प्रश्नों को देखिए, फिर इसके बाद आपको कॉपी पर लिख के बताएंगे। देखिए यह है खंड ब। अब खंड ब के वर्णात्मक प्रश्न किया जाएगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल डायरेक्ट आने वाले हैं। तो जितने भी सवाल बता रहे हैं सभी सवालों को आप देखते रहिए, एक भी क्वेश्चन है इन सभी सवालों से बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, खंड ब है। तो देखिए कॉपी पे लिखना रहेगा। तो अब इस सवाल को कॉपी पे कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो लिखा रहेगा, जैसे पहला प्रश्न आपको आ रहा है तो करेंगे तो सबसे पहले खंड ब है तो यहाँ पे खंड ब लिख लीजिए। देखिए बार बार आपको बता रहे हैं जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में एक गलती ना करें। जब खंड ब की कीजिएगा तो खंड ब ऐसे लिख लीजिएगा। जब वर्णात्मक करना है तो यहाँ पे वर्णात्मक लिख लीजिएगा, नात्मक प्रश्न। ठीक है, और यहाँ से इसे स्किल से खींच लीजिएगा। बार बार एक ही चीज़ बताया जा रहा है आपको। देखिए पहला प्रश्न जैसा आपको करना है कि देखिए इसमें जब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ के दीजिएगा आंसर। सभी खंड करना है, इसका मतलब जितना यहाँ पे प्रश्न है सभी भाग को करना है और ये प्रत्येक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है। समझ में आ गया? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपके सामने पहला यही सवाल है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कैसे लिखेंगे, 1-2 लाइन छोड़ के यहाँ लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, नोत्तर संख्या 1 का क है। कौन सा है? 1 का क कर रहे हैं प्रश्न। अब यहाँ पे लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद इधर लिखिएगा हल। देखिए आपको क्या हल करना है, सिद्ध करना है कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, तो पहले इसको मान लीजिएगा 5 प्लस कड़ी 3 एक परिमेय संख्या। इसका उल्टा माना जाता है। आप सभी इस सवाल को पढ़े होंगे तो जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए। इसको एकदम रट लीजिए, ऐसा सवाल आपके पेपर में 100% देगा। माना, ठीक, क्या मानेंगे, मानेंगे कितना, 5 प्लस कड़ी में 3 है ना, कितना है देखिए सवाल में देख के मानिएगा। 5 प्लस कड़ी में 3 है तो इसी को मानना है। 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय से जब सिद्ध करना रहता है तो उसे परिमेय संख्या है मान लेंगे, ये उल्टा माना जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जब मान लेंगे तो इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो दिया है 5 प्लस कड़ी में 3, इसको दिखाइएगा। ये 5 प्लस कड़ी में 3 कितना लिखेंगे, a अपान बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसे a अपान बी लिखिएगा। ठीक है, इसको क्या लिखिएगा, a अपान बी। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या मतलब अंश और हर के रूप में इसको लिखना पड़ता है, तो इसको मान लेंगे कि इतना है। अब ये देखिए कोष्टक में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, a कामा b क्या है आपका, सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है। इस तरह लिखेंगे आप और यहाँ पे कोष्टक बंद कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इतना लिखना है आप। ठीक है, इतना लिख लेंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे b है ना, तो यहाँ कोष्टक में लिख लीजिएगा b इज़ नॉट इक्वल 0, यानी b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इतना लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद देखिए अब इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिए, कड़ी 3 को इधर रहने दीजिएगा, 5 को पक्षांतर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कड़ी 3 इस साइड रहने दीजिए और ये क्या है, a अपान b है। देखिए 5 इधर जाएगा तो प्लस, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी a अपान b क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ
a/b और जो 5 है, 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए a/b और 5 जितने भी संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या हुआ चाहे पूर्णांक हो, सभी परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का मतलब जिसे आप अंश और हर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, अतः यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जहाँ ये है यहाँ पे इस तरह निशान बना लेंगे, यहाँ पे लिखिए इसलिए अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः लिखिएगा। अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, चूँकि या इसलिए, तो जब ये देखिए कि a/b - 5 जो है क्या है आपका परिमेय संख्या, इसको माना गया है, तो बताइए जब इसके बराबर है तो इसका मान ये क्या हो जाएगा, कड़ी 3। इसके अनुसार क्या होगा, कड़ी 3 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, इसके अनुसार होगा। परंतु आपको पता है कि परंतु यह कल्पना जो है, यह कल्पना गलत है। यानी जो आप कल्पना किए ना परिमेय संख्या, वो गलत कल्पना है आपका। जब ये कल्पना गलत है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे चलिए लिखिए इससे, अतः कड़ी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसलिए आपको क्या होगा, इसलिए लिखिएगा, इसलिए 5 + कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे हो गया प्रूफ। और इसी प्रकार से इस सवाल को आपको करना रहेगा हल। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको जब पहले सवाल को हल किए, इसी प्रकार से आप कॉपी को पूरा हल कीजिएगा। देख लीजिए कितना साफ सुथरा लिखा है। इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा, एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं काटेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका सामने अगला प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का है। देखिए सभी प्रश्नों को कराएंगे, आप देखते रहिए, यही सब सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। ख है, यदि cos a बराबर कड़ी में 3/2 हो तो sin 2a का मान बताना है। यानी कि यहाँ पे sin 2a का मान बताना है कितना होगा। देखिए इस सवाल को आप कैसे करेंगे, तो वही तरीका है कि सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए आप। अब जो तरीका पता चल गया होगा कि कैसे कॉपी आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कौन सा है, ख है, 1 का ख है। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या, पहले यहाँ पे लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद सवाल को पहले लिखिए। देखिए क्या दिया है, cos a बराबर दिया है आपका कड़ी में 3/2 लिखिएगा। ये तो दिया है देखिए सवाल में, तो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। फिर sin 2a का मान पूछा तो देखिए इधर लिखिए sin 2a बराबर, इसका मान पूछ रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बता दीजिएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2a यानी sin 2a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, a का मान। अब a का मान कैसे पता चलेगा कि cos a का मान है कड़ी में 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a बराबर, cos के रूप में इसको सोचिए कितने का मान होता है, तो ये होता है cos 30 अंश का मान होता है। देखिए cos से cos क्या होता है, हट जाता है, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 अंश हो जाएगा। जब a बराबर 30 अंश आएगा तो इसको ब्लैक पेन से इससे घेर लीजिएगा, ब्लैक पेन से घेर लेंगे। अब देखिए आपको किसका आंसर चाहिए, sin 2a का, तो यहाँ पे लिखिए ऐसे खींच के sin 2a बराबर 2a का मान चाहिए। अब यहाँ पे हल कीजिए इसको। देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए आपके पास जगह पर्याप्त है तो आप ऐसे ही कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखिए sin 2, यहाँ गुणा, जब कोण के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता तो गुणा रहता है, गुणा। a का मान कितना है 30, तो यहाँ 30 रख लीजिए, 30 हो गया। अब देखिए एक लाइन छोड़ लीजिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। sin 30 दूना के 60, और sin 60 अंश का मान कितना होता है आपका, sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे घेर लीजिएगा इसको और यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है, देख लीजिए कॉपी, देख लीजिए कितना सुंदर लिखा गया। इस तरह लिखेंगे तो बताइए आपका एग्जामिनर 1 नंबर काटेगा, कभी नहीं काट सकता है। बस साफ सुथरा लिखिए और अच्छे से सवालों को लगाइए।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपके सामने इस प्रश्न को लगाइए, यदि आ रहा है तो आप लगा सकते हैं साथ में। देखिए अगला है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे? सिंपल तरीका है लगाने का, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। देखिए इस सवाल को लगाए, पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है? 1 का ग है। देखिए इस प्रश्न को लगाना तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको समझा रहा है पूरा डिटेल में। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे बेलन का है तो पहले तो आप बेलन बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेलन बनाइए ऐसे करके, जितना बना सकते हैं अच्छे से उतना अच्छे से बना लीजिए बेलन को। ये आपका क्या हो गया? बेलन हो गया। ठीक है, अब देखिए हाथ से ही बना रहे हैं, कितना साफ सुथरा बन रहा है। अब स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होता है? इसकी ऊंचाई होता है, इसमें सवाल में दिया नहीं, ऊंचाई h हो जाएगा। और देखिए बेलन है तो इसकी ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, इतना चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा हल, हल लिख लीजिएगा। हमेशा आप कोशिश कीजिएगा जो चित्र बनाना हो ना तो आप कॉपी पे दाएं साइड बनाइएगा चित्रों को, और बाएं साइड से इधर से हल कीजिएगा। चित्र को हमेशा किस साइड बनाएगा? इस साइड बनाने का प्रयास कीजिएगा। और सवाल जैसे कह रहा है उसको उसी अनुसार लगाइए। कह रहा सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। देखिए जितना आप चित्र बना के लगाएंगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा और काफ़ी आपको बहुत सुंदर लगेगा। तो जहाँ पे प्रयास कीजिएगा कि जहाँ चित्र आप जानते हैं चित्र जरूर बनाइएगा। तो बेलन की ऊंचाई होगा, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। देखिए आप इस प्रकार से जब आपको लिखित देता है ना तो आप इस प्रकार से जब भी देखा तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? ऐसे लिखिएगा। देखिए आपको बता रहे हैं, लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो जैसे देखिए प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार लगाए सवाल। कह रहा है आयतन का दुगुना वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए बस आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन बराबर किसके करना है आपको? बेलन का वक्र पृष्ठ के, बेलन के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। थोड़ा एक लाइन छोड़ लेना चाहिए था। और देखिए वक्र पृष्ठ हो गया। अब जैसे करा सवाल उसी तरह गुणा कर लीजिए। कर आयतन का दुगुना था, देखिए ये आयतन है, इसका कर है दुगुना, तो 2 से गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर सवाल में कह रहा है कि वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल, यानी यहाँ पे वक्र बेलन की वक्र पृष्ठ हुआ, इसमें त्रिज्या का गुणनफल मतलब गुणा करना त्रिज्या का। चलिए अब सवाल पे आ जाइए और सवाल को हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h होता है। ये होता है बेलन का फार्मूला, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? तो 2 पाई r h होता है। और गुणे त्रिज्या से गुणा करना है तो यहाँ पे त्रिज्या गुणा कर लीजिए। देखिए ये कितना 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 पाई r स्क्वायर h बराबर हो जाएगा 2 पाई। देखिए r का r में गुणा करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा। और बस आपको इतना ही लिखना है इस सवाल में, इसलिए प्रूव करना है। तो देखिए जितना सवाल में कर रहा है दोनों प्रूव हो गया कि नहीं प्रूव हो गया, तो इसका मतलब होगा कि लास्ट में लिख लीजिएगा प्रूव्ड है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर बराबर राइट हैंड साइड, और इसी तरह आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। समझ में आ गया था? देख लीजिए ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बस इतना ही इसमें लिखना था। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, ये तो हो गया। अब ग का देखिए, कर निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दिया है 2, 8, 30, 15, 5। ठीक है, तो इस सवाल को देखिए, आपको ऐसे सवाल यदि आप जितना पेपर हल करा रहे हैं, यदि आप उतना पेपर हल किए होंगे ना तो सभी पेपरों में आपको तो माध्यिका का फार्मूला पहले याद हो गया होगा, और माध्यिका के सवाल को कैसे हल करना है ये भी आप सीख गए होंगे। और ये जरूर आपके माध्यिका बहुलक से संबंधित प्रश्न आपके 100% देता है। देखिए यहाँ पे लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या है आपका? प्रश्नोत्तर संख्या क्या है आपका? 1 है। 1 का कौन सा नंबर का है? घड़ी का है। ठीक है, देखिए
यहाँ पे देखिए माध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे लिखिएगा वर्ग अंतराल। चलिए यहाँ से लिखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हुआ। फिर इसके बाद बारंबारता दिया तो यहाँ पे लिखिए बारंबारता, बारंबारता। अब यहाँ पे मान रख लीजिए। चलिए रखते हैं। वर्ग अंतराल कितना से कितना दिया है, 0 से लेकर 10 तक दिया है। फिर आपका सवाल में दिया है, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ सवाल देख सकते हैं 0 से 10 और 50 तक दिया है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, और 40 से कितना दिया है 50 तक। यहीं तक दिया है ना, एक बार मिलाना चाहते हैं मिला सकते हैं 50 तक। अब इसके बारंबारता को लिख लीजिए 2 8 30। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 8 30 15 5 हो गया ना, इतना लिख लेंगे। अब इसमें माध्यिका ज्ञात करना तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले स्केल रहेगा तो आप स्केल से ऐसे खींचिएगा, स्केल से ऐसे जितना अच्छा से खींच सकते हैं खींच लीजिएगा, और इसको यहाँ से मिलाइएगा। देखिए सोजा मिले, स्केल रहेगा। देखिए ये गलती नहीं होगा, हम यहाँ हाथ से खींच रहे इसलिए ऐसा आपको हो जा रहा है यहाँ कहीं कहीं पे, ठीक है। देखिए ऐसे कर लेंगे। अब करने के बाद देखिए अगला स्टेप में क्या करना, आपको एक स्टेप माध्यिका ज्ञात करते समय एक स्टेप पता होना चाहिए, वो होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है यहाँ पे, ये संचयी बारंबारता आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है, संचयी बारंबारता। ये नहीं पता है, चलिए आपको सिखा देते हैं। ये बार बार बताएंगे आपको, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक बताते रहेंगे आपको। देखिए संचयी बारंबारता निकालने का नियम क्या होता है कि पहले इसको यहाँ पे उतारा जाता है, 2 उतर जाएगा, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो बताइए 2 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा। फिर 10 में इसको जोड़ लीजिए कितना होगा, तो 40 हो जाएगा। 40 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और 55 में 5 को जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इतना जब ज्ञात कर लेंगे आप तो इसको आप ऐसे बंद कर लीजिएगा कोष्टक में, इस तरह ब्रैकेट बना लीजिए इस तरह। ये हो गया आपका यहाँ तक हल। अब देखिए यहाँ तक हल हो गया, तो अब देखिए क्या करना है। इसमें आपको यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचिएगा और इसको यहाँ से मिला लीजिएगा। यहाँ बारंबारताओं का योग ज्ञात कीजिएगा। तो बारंबारताओं के योग का मतलब होता है कि n बराबर सभी पदों का योग। अब देखिए संचयी बारंबारता जब निकाला जाता है ना, तो जो यहाँ पे मान होता है यही वाला मान यहाँ पे आता है। एक चीज़ जान लीजिएगा, 60 आ गया। अब देखिए अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि n/2 ज्ञात करना है। n/2 ये पता होना चाहिए। n/2 का मतलब n का मान 60 दिया है, 60/2 भाग देंगे 30। अब देखिए जब 30 ये आता है ना, तो 30 इसमें देखिए संचयी बारंबारता में देखिए कि 30 से बड़ी संख्या इस संचयी बारंबारता में कहाँ पे है। तो 30 से बड़ी संख्या देखिए ये है आपका 40, यानी आप इसको क्या कीजिएगा, ऐसे घेर लीजिएगा, ऐसे घेर लीजिएगा। अब घेरने का मतलब क्या हुआ आपको सभी बता देते हैं। देखिए जब ये घेर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पहले वाला मान L1 का होता है, तो L1 हो गया आपका कितना 20, ठीक है। और L2 का मान कितना हो जाएगा 30, जो घेरे रहेंगे वही वाला मान लिया जाता है 30 हो गया। और ये किसका मान होगा, बारंबारता मतलब स्मॉल f का मान होता है, तो स्मॉल f का मान हो जाएगा आपका 30, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 30। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, कैपिटल एफ इसमें चाहता है। तो कैपिटल एफ जो मान होता है, जो ये घेरे रहता है, इसके पहले वाला जो मान होता है कैपिटल एफ का मान होता है। ये किसका मान होता है, कैपिटल एफ का। तो यहाँ पे कैपिटल एफ का मान कितना हो जाएगा आपका 10 है, तो 10 रख लीजिए। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, चलिए आ जाइए, फार्मूला लगाते हैं माध्यिका का। देखिए यहाँ पे माध्यिका का फार्मूला लगाते हैं। माध्यिका का फार्मूला देखिए क्या होता है, L1 प्लस यहाँ पर होता है L2 माइनस L1 बटा के स्मॉल में f, ठीक है, और अगले कोष्टक में n/2 और माइनस कैपिटल एफ। ये होता है फार्मूला। अभी तक नहीं याद है तो याद कर लीजिए इस फार्मूला को दम। देखिए अब यहाँ पे मान रख के हल कर लीजिए। L1 का मान कितना है आपका 20 है, तो 20 रखिए, प्लस L2 का मान कितना है 30 है, तो 30 रखिए, माइनस L1 का मान कितना है 20 है, तो 20 कर लीजिए, बटा में स्मॉल f का मान 30, तो 30, n/2 का मान कितना है, n/2 का मान 30 और माइनस कैपिटल एफ का मान 10। अब इसको रख के आपको केवल हल करना है। आप हल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हल कर देते हैं। 20 प्लस ये घटाएंगे तो 10 बटा के 30 हो जाएगा, और गुणे ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप कैसे हल करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपको बचेगा यहाँ पे 20 प्लस 20 का 1 में करेंगे 20 बटा के 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करने का तरीका आपको बता देते हैं, ये जानते रहिएगा। पहले इसको 10 में, जब यहाँ बटा में बचेगा ना, तो इसको पहले दशमलव में बदल लीजिएगा। तो बदलेंगे कैसे, देखिए 20 हो जाएगा, प्लस 3 का भाग 20 में देंगे, 3 6 का 18, 2 लगेगा, 3 6 के 18,
और 3 छः 18, यही आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 20 में ये देखिए ये दशमलव की इधर वाला संख्या जोड़ते हैं, 20 में 6 जुड़ेगा 26, यानी 26.66, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इसको ब्लैक पेन से ऐसे घेर लीजिएगा, जिसे समझ में आए कि आपका यही आंसर है तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए कहीं काट पीट किए हैं। इस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या आपसे काट पीट होगा। और बताइए इस तरह कापी आप बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो क्या एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, पूरा नंबर देगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए ये था आपका सवाल। अब देखिए आपके सामने ये सवाल है इंडिया वाला। देखिए इस सवाल को भी बताते हैं आपको कैसे लगेगा। कह रहा उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए पहले का ये सवाल है ना। देखिए अब ये प्रश्नोत्तर संख्या, और थोड़ा ध्यान रखिए इस सवाल में, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, इस सवाल को थोड़ा यहाँ माइनस, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कौन सा इंग्य है। ठीक है, यही वाला है ना। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल से होता है। देखिए अब कारक उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल पूछे ना आपसे, तो ऐसे स्केल से ऐसे खींच लीजिएगा रेखा है। ये रेखा का नाम अपने मन से ए दे दीजिएगा, इसका नाम बी दे दीजिएगा, और यहाँ पर अपने मन से कोई बिंदु पी ले लीजिएगा। अब देखिए इसका निर्देशांक दिया है आपका -1,7 दिया है पहले, फिर इस बिंदु का निर्देशांक दिया है 4,-3, और इसको किस अनुपात में विभाजित करना है, 2:3, यानी इसका मतलब हुआ कि 2 ये भाग होगा, यानी ए पी 2 भाग होगा और ये भाग 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका निर्देशांक पूछ रहा है, यानी पी बिंदु का निर्देशांक, इसका मान लेते हैं यक्स का मान क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना मानने के बाद देखिए ये पहले वाला मान x1 का होता है, ये y1 का होता है, ये x2 का होता है, ये y2 का मान होता है। इस तरह लिख लीजिएगा। देखिए 2:3 का अनुपात में विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे अनुपात दिया है, अनुपात कितना है, 2:3। इसका मतलब हुआ कि m1 का मान कितना हुआ, 2, और m2 का मान कितना हुआ, 3। ये होता है, यानी कि ये अनुपात में m1 अनुपात m2 होता है, m1 का मान 2 और m2 का मान बाद वाला ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब ये विभाजित कर रहा है तो इस रेखा के अंदर विभाजित कर रहा है तो इसको क्या लगाएंगे, फार्मूला, अंत विभाजन का फार्मूला। तो अंत विभाजन, जब अंत विभाजन का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे लिखिएगा पी बिंदु का निर्देशांक। क्या लिखेंगे, पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक बराबर। अब फार्मूला देखिए यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला आपका होता है x1 के साथ m2 होता है, प्लस x2 के साथ क्या होता है, m1 होता है, अपान में दोनों का योग होता है, m1 प्लस m2 होता है। कामा बनाइएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा आप कि y1 के साथ m2 होता है और y2 के साथ m1 होता है, और दोनों का क्या होता है, योग होता है, m1 प्लस m2 होता है, और कोष्टक बंद कर लीजिएगा। और बस यहाँ पे मान जो ये माने हैं ना, यही मान रख के हल कर लीजिए। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, -1, तो -1 रखिएगा गुणा, m2 का मान कितना है, तो m2 का मान है 3, तो यहाँ से 3 रखिएगा, x2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 रखिएगा, m1 का मान कितना है, तो m1 का मान 2 है, तो 2 रख लीजिए, और बटा में दोनों का योग, यानी m1 प्लस m2, तो 2 और प्लस 3 जोड़ लीजिएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। y1 का मान कितना है, सवाल में 7 है, तो 7 रखिए, m2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 रखेंगे, प्लस y2 का मान कितना है, -3 है, तो -3 रखिएगा, गुणे m1 का मान कितना है, 2 है, तो 2, और फिर दोनों का योग कर लीजिए, कितना होगा, 2 + 3 हो जाएगा, और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसी को आपको हल करना, जितना जल्दी हल करेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा आपका। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए 3 कहिए 3, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और 4 दूना के 8, और 3 2 5 हो जाएगा, कामा 7 3 10, अरे 7 3 के 21 में होगा, हम 10 करें, 7 3 के 21, और ये देखिए 3 दूना के 6, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 2 5। अब यहाँ देखिए आ गया आपका आंसर, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। देखिए 8 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5, 5 बटा के 5, ये घटाएंगे कितना बचेगा आपका 15। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 15, 15 बटा के 5, और कोष्टक बंद कर। देखिए 5 से 5 कटेगा, 5 से ये 3 बार में कटेगा, तो आपका कितना आएगा, 1,3 आ जाएगा, यानी पी बिंदु का निशान कितना हो गया, 1,3 होगा, और यही क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। अब जगह रहेगा तो इसके नीचे लिख सकते हैं या एक आध लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं या अगले पेज पे भी जा सकते हैं ना, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक पेज पे ये सवाल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अगले पेज पे आप हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं या ऐसे, लेकिन लास्ट में ऐसे लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप इस तरह मत लिखिएगा, आप अगले पेज पे चले जाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक कितना है, 1,3 आया, तो 1,3 रखिएगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। जितना साफ सुथरा लिखेंगे उतने आपको अच्छा नंबर मिलने वाले हैं। देख सकते हैं कॉपी को। अब देखिए आपके सामने एक और सवाल बचा है आपका। देखिए आपका ये सवाल है कि के किस मान के लिए बिंदु इतना 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 एक ही रेखा पर होंगे। मतलब अब एक ही रेखा का मतलब होता है संरेख होना। एक ही रेखा का मतलब क्या होता है कि संरेख है। यहाँ लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। देखिए अभी तक ये फार्मूला नहीं जानते तो आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। ये कौन सा है, पहले का च है। देखिए जब तीन बिंदु को कह रहा है कि एक ही रेखा पर है तो तीनों बिंदु को पहले लिख लीजिए। क्या है तीनों बिंदु, के कामा -1, देखिए ये -1 है ना, थोड़ा सा सही से निकला नहीं प्रिंट, तो के कामा -1 है, यहाँ पे -1 है, और क्या है 2,1 है। फिर इसके बाद क्या है आपका 4,5 है। और ये कह रहे तीनों बिंदु क्या है, एक संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको मान लीजिए कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3, 3 बिंदु है तो ये होगा। देखिए जब तीनों बिंदु जो होता है एक रेखा में होता है तो उसे बोला जाता है संरेख। उसे क्या बोला जाता है, संरेख। अब देखिए संरेख बोला जाता है तो देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, संरेख का सूत्र क्या होता है, संरेख, संरेख। या यहाँ आप लिख सकते हैं कोष्टक में कि तीनों बिंदु समझने के लिए तीनों बिंदु एक रेखा पर है, एक रेखा पर हो तो तीनों बिंदु एक रेखा पर हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, इस फार्मूला को ध्यान रखिए। देखिए फार्मूला आपका होता है x1 के साथ में होता है y2 - y3 होता है, प्लस x2 के साथ में होता है y3 - y1, और यहाँ पे लिखेंगे x3 का फार्मूला होता है y1 - y2। अब देखिए क्रम से आ जाइए, समझा देते हैं एक बार। और ये जब संरेख होता है तो ये क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब देखिए समझ लीजिए कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे x1 है तो यहाँ से y2 से स्टार्ट, y2 y3 है। जब यहाँ पे 2 लिया गया है तो यहाँ से 3, देखिए यहाँ पे 3 है तो पहले 3 से स्टार्ट, फिर 3 के बाद 1 लिखिएगा। 3 यहाँ पे है तो 1 2, यानी देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा। इस क्रम से आप याद रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ बिंदु का मान रख के हल कर लेते हैं। x1 का मान कितना है, k है तो k रखिए। y2 का मान कितना है तो देखिए y2 का मान 1 है, माइनस y3 का मान कितना है 5 है तो 5 रखेंगे, प्लस, ठीक है। x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 है तो 2 रखिए। y3 का मान कितना है 5 है तो 5, और माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पे देखिए माइनस। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब यदि माइनस के बाद यदि माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर दीजिएगा उसे, प्लस। x3 कहाँ पे है तो 4 है। y1 का मान कितना है -1 है, और y2 का मान कितना है 1 है, तो ये भी -1 हो जाए और बराबर 0। यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए k गुणे 5 में से 1 घटाएंगे तो -4 बचेगा, प्लस ये 2 है गुणे यहाँ पे क्या है ये प्लस है, ध्यान दीजिए 5 1 6 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 1 1 जुटेगा -2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए गुणा करेंगे तो -4 के हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा, ये 4 दूना के 8 हो जाएगा। देखिए ये माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चलिए देखिए -4 के अब ये घटाएंगे प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -4 के इसको 95 करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। माइनस से माइनस आपका कट जाता है। के का मान ज्ञात करना है तो देखिए क्या करेंगे, के बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए के बराबर हो जाएगा 4, इस 4 को 95 के बटा में 4 से 4 कटेगा कितना हो जाएगा 1, यानी के का मान कितना आ गया 1। और यही आपसे पूछा गया है कि के का मान कितना होगा, तो ये होगा के बराबर 1। तो देख सकते हैं कैसे सवाल लगाए हैं। तो सभी सवालों को एकदम आपको डिटेल में बताया जा रहा है, और कॉपी लिखने का तरीका भी साथ में आपको बता रहे हैं, जिससे आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको कॉपी लिखने का सही तरीका पता चल जाएगा, और कैसे बोर्ड के एग्जाम में सवालों को लगाना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो जितना आपको पेपर करा रहे हैं सभी पेपरों को हल कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन जितना पेपर करा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जब पेपर देकर निकलेंगे तो आप खुद कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल आपको कराए हैं, आपको कॉपी लिखने का तरीका बता दिए, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 2 था, जिसमें आप सभी को बहुविकल्पी पार्ट 1 में कराए थे, पार्ट 2 में इसके लॉन्ग क्वेश्चन को करा दिए। और जो शेष सवाल आपका बचा है आप देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं, उसको आप होमवर्क में रखिए और लगाइएगा। देखिए आपके सामने सवाल है, देखिए ये सवाल तो आपको करा चुके हैं, यदि पेपर देखोगे तो ये सवाल आपको करा दिया गया है, ये सवाल आपको भी कराना बाकी है। देखिए इस तरह के आपके सवाल है, सभी होमवर्क में रहेगा। देखिए ये सवाल तो कई बार करा दिए, ये सवाल और ये सवाल आपको कई बार करा दिया गया है, सभी सवालों का आप कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, ये होमवर्क में रहेगा। और कमेंट में लिखेंगे कि इस क्वेश्चन को भी करा दीजिए, तो तुरंत हम आप सभी को ये सवाल करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।